भरत राम का अगला पाठ है पद। हिंदी साहित्य की जो बुक है अंतरा क्लास 12, तो वो आपको मैं कराऊंगा पूरी समरी उसकी। तो चलिए शुरू कर दे। हेलो एवरीवन, वेलकम इनटू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद टॉपर। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी साहित्य की जो बुक है अंतरा क्लास 12, तो वो आपको मैं कराऊंगा पूरी समरी उसकी। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो इस जो पहला जो अपना है चैप्टर है वो है देवसेना का गीत। तो शुरू करते हैं। देवसेना का गीत प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। देवसेना का जो गीत है वो कहाँ से लिया गया है? स्कंदगुप्त नाटक से। देवसेना मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन है। देवसेना जो है वो मालवा के राजा है, बंधुवर्मा उनकी बहन है। हुनों के आक्रमण से आर्यावर्त, यानी आर्यावर्त का मतलब होता है भारत। भारत था संकट में था। हुनों जो थे वो आए थे और भारत का आक्रमण किया था, तो भारत जो था वो संकट में था। बंधुवर्मा सहित उस परिवार के सभी लोगों की वीर गति प्राप्त हुई। बंधुवर्मा सहित उस परिवार के सभी लोगों को क्या हुई? वीर गति प्राप्त हुई। बची हुई देवसेना भाई के स्वप्नों को साकार बनाने के लिए और राष्ट्र सेवा का व्रत लिए हुए है। जीवन में देवसेना को स्कंदगुप्त की चाह थी। जीवन में देवसेना को किसकी चाह थी? स्कंदगुप्त थी। देवसेना जो थी वो स्कंदगुप्त से प्यार करती थी, किंतु स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की कन्या रानी विजया देवी का सपना देखते थे। स्कंदगुप्त जो था ना वो विजया का सपना देखते थे, लेकिन जो देवसेना थी वो स्कंदगुप्त का सपना देखती थी। जीवन के अंतिम मोड़ पर स्कंदगुप्त देवसेना को पाना चाहता था, किंतु देवसेना तब तक वृद्ध पंडित के साथ आश्रम में गाना गाकर भीख मांगती थी और महादेवी की समाधि परिष्कृत करती थी। स्कंदगुप्त के अनुनय विनय पर जब वह तैयार नहीं होती तो स्कंदगुप्त आजीवन कुंवारा रहने का व्रत ले लेता है। जब देवसेना क्या होती है स्कंदगुप्त को मना कर लेती है, तो जो स्कंदगुप्त होता है वो आजीवन कुंवारा रहने का व्रत ले लेता है। इधर देवसेना कहती है, हृदय की कोमलता कल्पना सो जा, जीवन में जिसकी संभावना नहीं, जिसे द्वार पर आए हुए लौटा दिया था, उसके साथ पुकार मचाना क्या तेरे लिए अच्छी बात है। आज जीवन के भावी सुख, आशा और आकांक्षा सबसे मैं विदा लेती हूँ। तब वह गीत गाती है, आह वेदना मिली विदाई। जो देवसेना का गीत है उसका नाम क्या है? आह वेदना मिली विदाई। देवसेना का गीत कविता में देवसेना अपने जीवन पर दृष्टिपात करते हुए अपने अनुभवों में अर्जित देव वेदना में क्षणों को याद कर रही है। जीवन के इस मोड़ पर अर्थात जीवन संध्या की बेला में वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को याद कर रही है। वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को ब्रह्मवश किए हुए कर्मों की श्रेणी में ही रख रही है और उस समय की गई नादानियों के पश्चाताप स्वरूप उसकी आंखों में आंसू की अजस धारा बहती जा रही है। अपने आसपास उसे सबकी प्यासी निगाहें ही दिखाई पड़ती है और वह स्वयं को इनसे बचाने की कोशिश कर रही है। फिर भी जो उनके जीवन की पूंजी है, सारी कमाई है, वह उसे बचा नहीं सकी। फिर भी उनके जीवन की जो जितने भी कमाई थी वो उनको बचा नहीं सकी। यह विडंबना, यह वेदना है। प्रलय स्वयं देवसेना के जीवन रथ पर सवार है। वह अपनी दुर्तमान दुर्बलताओं और हारने की निश्चितता के बावजूद प्रलय से लोहा लेती रही है। गीत के शिल्प में रची गई यह कविता वेदना के क्षणों में मनुष्य और प्रकृति के संबंधों को भी व्यक्त करती चलती है। दूसरी कविता है कौरनेलिया का गीत। दूसरी कविता कौरनेलिया का गीत प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक का एक प्रसिद्ध गीत है। कौरनेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी है। कौरनेलिया जो है वो सिकंदर के सेनापति है, सेल्यूकस उनकी क्या है? बेटी है। सिंधु के किनारे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे बैठी हुई कहती है, सिंधु का यह मनोहर तट जैसे मेरी आंखों के सामने एक नया चित्रपट उपस्थित कर रहा है। यह क्या करती है? सिंधु नदी पर बैठ के भारत की विशेषताओं को बताती है कि भारत कैसा है। इस वातावरण में धीरे धीरे उठती हुई प्रशांत स्वनिग्धता जैसे हृदय में घुस रही है। लंबी यात्रा करके जैसे मैं वहीं पहुंच गई हूँ जहाँ के लिए चली थी। यह कितना निसर्ग सुंदर है।
कितना रमणीय है यह हाँ वह आज वह भारतीय संगीत का पाठ देखो भूल तो नहीं गई। तब वह यह संगीत गाती है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। इस गीत में हम हमारे देश की गौरव गाथा और प्राकृतिक सौंदर्य को भारतवर्ष की विशेषताओं और पहचान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पक्षी भी अपने प्यारे घोंसले की कल्पना कर जिस ओर उड़ते हैं वही यह प्यारा भारतवर्ष है। मतलब कि पक्षी भी प्यारे घोंसले की कल्पना अपने घोंसले की कल्पना करते हैं, यानी कि भारत में रहना चाहते हैं और भारत में रहने की मतलब कल्पना कर रहे हैं कि भारत में जाके उनको आश्रय मिलेगा। और कल्पना कर जिस ओर उड़ते मतलब भारत की ओर उड़ते हैं वही यह भारतवर्ष है, वही यह भारतवर्ष है। अनजान को भी सहारा देना और लहरों को भी किनारा देना हमारे भारत की विशेषता है। अनजान को भी सहारा देना और लहरों को भी किनारा देना ये हमारे क्या भारत की विशेषता है। सही मायने में भारत देश की यही पहचान है, सही मायने में भारत देश की यही पहचान है। हमारा जो दूसरा पार्ट है वो है सरोज स्मृति। तो इसके बारे में कवि ने कहा है, सरोज स्मृति कविता निराला की दिव्यगत पुत्री सरोज पर केंद्रित है। क्या हुआ कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे उनके पत्नी का भी देहांत हो गया था और बाद में उनकी बेटी का भी देहांत हो गया, जिसके बाद उन्होंने यह कविता लिखी। तो उन्होंने कहा है सरोज स्मृति उनकी बेटी का नाम क्या है, सरोज। सरोज स्मृति कविता निराला की दिव्यगत पुत्री सरोज पर केंद्रित है। यह कविता बेटी के दिव्यगत होने पर पिता का विलाप है। पिता के इस विलाप में कवि को कभी शकुंतला की याद आती है, कभी अपनी सर्वगुणीय पत्नी की। कभी तो शकुंतला की याद आती है और कभी अपने स्वर्गीय पत्नी की। बेटी के रूप रंग में पत्नी का रूप रंग दिखाई पड़ता है, जिसका चित्र निराला किया है। यही नहीं, इस कविता में एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष, समाज से उनकी संबंध, पुत्री के प्रति बहुत कुछ न कर पाने का अकर्मण्यता बोध भी प्रकट हुआ है। इस कविता के माध्यम से निराला का जीवन संघर्ष भी प्रकट हुआ। इस कविता के माध्यम से निराला का जो जीवन संघर्ष है वो भी प्रकट हुआ है। वे कहते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज तो नहीं कही। मतलब कि क्या होता है कि उनकी बेटी मर जाती है तो उनका कोई सहारा नहीं रहता। इसके बाद ये कविता लिखते हैं और उनकी शादी के बारे में और सब कल्पना करते बताते हैं इस कविता में। बस यही इतना ही बताया गया। तीसरे पार्ट में एक दीप अकेला और मैंने देखा एक बूंद, ये कविता है और ये अज्ञे द्वारा लिखी गई है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। यह दीप अकेला कविता में अज्ञे ऐसे दीप के बारे में बात करते हैं जो इसने भरा है, गर्व भरा है, मद माता भी है किंतु अकेला है। अहंकार का मद हमें अपनों से अलग कर देता है। अहंकार का जो मद है वो हमें अपनों से अलग करता है, मतलब अहंकारी नहीं बनना है हमें। कवि कहता है कि इस अकेले द्वीप को भी पंक्ति में शामिल कर लो, यानी कि एक अकेला द्वीप है, जैसे कि ये अकेला द्वीप है, तो उसको भी पंक्ति में शामिल कर दो, ऐसे पंक्ति बना दो ताकि कोई अलग ना रहे। पंक्ति में शामिल करने से उस द्वीप की महत्ता और सार्थकता बढ़ जाती है। अगर कोई अकेला एक व्यक्ति है जो गुणवान है और वह उसको पंक्ति में बांध दिया जाए तो वह दूसरों को भी गुणवान कर देता है। दीप सब कुछ है, सारे गुण एवं शक्तियाँ उसमें है, उसकी व्यक्तिगत सत्ता भी कम नहीं है, फिर भी पंक्ति की तुलना में वह एक है, एकांकी है। दीप का पंक्ति या समूह में विलय ही उसकी ताकत का, उसकी सत्ता का सार्वभौमिकरण है। उसके लक्ष्य एवं उद्देश्य का सर्वगुण संपन्न है। फिर भी समाज में उसका विलय, समाज के साथ उसकी अंतरंगता से समाज मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा। इस कविता के माध्यम से अज्ञे ने व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता के साथ जोड़ने पर बल दिया है। दीप का पंक्ति विलय व्यष्टि का समष्टि में विलय है। दीप का पंक्ति में विलय यानी व्यष्टि का समष्टि में विलय है और आत्मबोध का विश्वबोध में रूपांतर है। मैंने देखा एक बूंद कविता में अज्ञे ने समुद्र से अलग प्रतीत होती बूंद की क्षणभंगुरता को
व्याख्यात किया है। यह क्षणभंगुरता बूंद की है, समुद्र की नहीं। यह क्षणभंगुरता जो है वो बूंद की है, समुद्र की, यानी कि बारिश की बूंद जो समुद्र में गिरी उसके वर्णन किया गया। बूंद क्षण भर के लिए ढलते सूरज की आग में रंग जाती है। क्षण भर का यह दृश्य देखकर कवि को एक दार्शनिक तत्व भी दिखने लग जाता है। विराट के सम्मुख बूंद का समुद्र से अलग दिखना नश्वरता के दाग से, नष्ट होने के बोझ से मुक्ति का एहसास है। इस कविता के माध्यम से कवि ने जीवन के क्षण के महत्व को, क्षणभंगुरता को प्रतिस्थापित किया है। अगला पाठ है बनारस। बनारस कविता में प्राचीन शहर बनारस के सांस्कृतिक वैभव के साथ ठेठ बनारसीपन पर भी प्रकाश डाला है। बनारस कविता में किस पर प्रकाश डाला है? बनारस के सांस्कृतिक वैभव के साथ ठेठ बनारसीपन यानी बनारसीपन पर प्रकाश डाला है। बनारस शिव की नगरी, बनारस क्या है? शिव की नगरी है। गंगा के साथ विशिष्ट आस्था का केंद्र है, यानी जो गंगा नदी है वो बनारस के किनारे बसी हुई है। बनारस में गंगा के घाट, मंदिरों और घाटों के किनारे बैठे भिखारियों के कटोरे जिसमें वसंत उतरता है का चित्र बनारस के कविता में अंकित हुआ है। इस शहर में यानी बनारस के साथ मित की आस्था, काशी और गंगा के सानिध्य के मोक्ष की अवधारणा जुड़ी है। गंगा में बंदी नाव अब और मंदिर घाटों पर जलने वाले दीप, तो दूसरी तरफ गंगा में बंदी नाव एक और मंदिर घाटों पर जलने वाले दीप में, यानी मंदिर के घाट है वहाँ पे दीप जल रहे, और दूसरी तरफ कभी न बुझने वाली चितांगनी है। मतलब एक साइड तो ये ऐसे कि ये मंदिर है, तो एक साइड तो उसके मंदिरों के घाट पर दीप जल रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या जल रही है? चितांगनी, यानी कि लोग उस किनारे क्या करते हैं? लोगों को जलाते हैं, उनकी आस्था हो गई उसमें, तथा हवन से उठने वाला धुआं, यही तो है बनारस। यहाँ हर कार्य अपनी रो में होता है। यहाँ हर कार्य रो में होता है। यह बनारस का चरित्र है। आस्था, श्रद्धा, विरक्ति, विश्वास, आश्चर्य और भक्ति का मिला जुला रूप बनारस है। काशी की अति प्राचीनता, आध्यात्मिकता एवं भव्य के साथ आधुनिकता का समाहार बनारस कविता में मौजूद है। यह कविता एक पुरातन शहर के रहस्यों को खोलती है। बनारस एक मिथक बन चुका शहर है। इस शहर के दार्शनिक व्याख्या यह कविता करती है। कविता भाषा संरचना के स्तर पर सरल है। कविता जो है वो भाषा संरचना के स्तर पर क्या है? सरल है, और अर्थ के स्तर पर गहरी है। जो कविता जो है वो भाषा संरचना के स्तर पर क्या है? सरल है, लेकिन अर्थ के स्तर पर क्या है? गहरी है। मतलब कि इस कविता में बनारस का जो अर्थ निकलता है वो बहुत गहरा निकलता है, लेकिन भाषा सरल है और अर्थ जो है उसका बहुत गहरा है। कविता का शिल्प विवरणात्मक होने के साथ ही कवि की सूक्ष्म दृष्टि का परिचायक है। अब आता है दिशा कविता। इसके दो भाग हैं, दिशा और बनारस। दिशा में कविता बाल मनोविज्ञान से संबंधित, यह दिशा कविता जो है वो मनोविज्ञान से संबंधित है, जिसमें पतंग उड़ाते बच्चे के कवि पूछता है हिमालय किधर है। यानी एक बच्चा है जो पतंग उड़ा रहा है और कवि उससे मिलता है, पूछता है हिमालय कहाँ पर है, तो कवि उससे पूछता है कि हिमालय कहाँ पर है, किधर है। यानी तो बालक का उत्तर बाल सुलभ है। बालक का जो उत्तर है, जैसे कि छोटा बच्चा है तो वो उसी हिसाब से उत्तर देगा। बालक का उत्तर जो है वो बाल सुलभ है कि हिमालय उधर है जिधर उसकी पतंग भागी जा रही है। मतलब हिमालय उस दिशा में है जहाँ उसकी पतंग उड़ रही है। हर व्यक्ति का अपना यथार्थ होता है, यानी कि हर व्यक्ति अलग तरीके से सोचता है, हर व्यक्ति अलग तरीके से अपना उत्तर देता है। तब बच्चे ने अपना उत्तर अलग तरीके से दिया। उसने कहा कि हिमालय उधर है जहाँ पर मेरी पतंग भागी जा रही है। बच्चे यथार्थ को अपने ढंग से देखते हैं। बच्चे जो होते हैं वो अब यथार्थ को अपने ढंग से देखते हैं। कवि को यह बाल सुलभ संज्ञान मोह लेता है। कवि को यह जो बाल सुलभ जो उसका जो उत्तर दिया था वो संज्ञान मोह लेता है। कविता लघु आकार की है और यह कहती है कि हम बच्चों से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। कवि कहते हैं हम बच्चों से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। कविता की भाषा सहज है। इस कविता की भाषा कैसी है? सहज है। नेक्स्ट कविता है वसंत आया। वसंत आया कविता कहती है कि
आज मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूट गया है। आज जो मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता क्या हो गया, टूट गया है। वसंत ऋतु का आना अब अनुभव करने की बजाय कैलेंडर से जाना जाता है। वसंत का आना जो है अब अनुभव की बजाय कैलेंडर में मापा जाता है, कैलेंडर में जाना जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन पहले की तरह ही स्वभावत घटित होते रहते हैं। पत्ते झड़ते हैं, कोपले फूटती है, हवा बहती है, ढाक के जंगल दहकते हैं, कोमल भ्रमर अपनी मस्ती में झूमते हैं, यानी भ्रमर यानी भंवरा। पर हमारी निगाह उन पर नहीं जाती। ये सब कुछ घटनाएं घटित होती है, लेकिन हमारी जो निगाह है, हमारी जो नज़र है वो उन पर बिल्कुल नहीं जाती है। हम निरपक्ष बने रहते हैं। वास्तव में कवि ने आज के मनुष्य की आधुनिक जीवन शैली पर व्यंग्य किया है। आज की जो जीवन शैली उस पर कवि ने क्या किया है, व्यंग्य किया है। इस कविता की भाषा में जीवन की विडंबना छिपी हुई है। इस कविता की भाषा में क्या हुआ है, जीवन की विडंबना छिपी हुई है। प्रकृति से अंतरंगता को व्यक्त करने के लिए कवि ने देशज शब्दों और क्रियाओं का भरपूर प्रयोग किया है। अशोक मदन महीना, पंचमी, नंदन वन जैसे परंपरा में रचे बसे जीवन अनुभवों की भाषा में इस कविता को आधुनिकता के सामने एक चुनौती की तरह खड़ा कर दिया है। कविता में बिंबों और प्रतीकों का भी सुंदर प्रयोग है। कविता में बिंबों और प्रतीकों का भी सुंदर प्रयोग किया गया है। दूसरी कविता है तोड़ो, उद्बोधक परक कविता है। यह क्या है, एक उद्बोधन परक कविता है। इसमें कवि सृजन हेतु भूमि को तैयार करने के लिए चट्टानें, ऊसर, बंजर तोड़ने का आह्वान करता है। मतलब सृजन भूमि को तैयार करने के लिए चट्टानें, ऊसर, बंजर को तोड़ने का आह्वान करता है। प्रति को खेत में बदलना, यानी प्रति भूमि को खेत में बदलना सृजन व आरंभिक परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह कवि विध्वंस के लिए नहीं उकसाता, वर्ण सृजन के लिए प्रेरित करता है। कविता का ऊपरी ढांचा सरल होता है। कविता का ऊपरी ढांचा कैसा होता है, सरल होता है, परंतु प्रकृति से मन की तुलना करते हुए कवि ने इसको नया आयाम दे दिया है। यह बंजर प्रकृति में है तथा मानव मन में भी यह है। कवि मन में व्याप्त ऊब तथा खींच को तोड़ने की बात करता है, अर्थात उसे भी उर्वर बनाने की बात करता है। यानी कि जो मनुष्य के मन में जो घृणा होती है उनको भी उर्वर बनाना है, यानी कि उसमें एक पॉजिटिव सोच भरनी है। मन के भीतर की ऊब सृजन के में बाधक है। मन के अंदर जो ऊब है वो सृजन में बाधक है। कवि सृजन का आकांक्षी है, इसलिए उसको भी दूर करने की बात करता है। इसलिए कवि मन के बारे में प्रश्न उठाकर आगे बढ़ता जाता है। इससे कविता का अर्थ विस्तार होता है। विस्तार होता है। पाठ है भरत राम का प्रेम। पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत चौपाई और दोहे को रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया। मतलब ये जो पाठ है वो चौपाई और दोहे को, इस पाठ में चौपाई छंद और दोहे छंद का प्रयोग किया गया है। और यह कहाँ से लिया गया है, रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। इन छंदों में राम वन गमन के बाद भरत की मनोदशा का वर्णन है। यानी राम जब वन में गए तब भरत की मनोदशा क्या थी उसका वर्णन है। भरत भावुक हृदय से बताते हैं कि राम का उनके प्रति अत्यधिक प्रेम है। राम का उनके प्रति अत्यधिक प्रेम भाव है, यानी भरत के प्रति। वे बचपन से ही भरत को खेल में भी सहयोग देते रहे हैं और उनका मन कभी नहीं तोड़ते थे। उनका मन जो था वह कभी नहीं तोड़ते थे। वे कहते थे कि इस प्रेम भाव को भाग्य सहन नहीं कर सका और माता के रूप में उन्हें व्यवधान ने उपस्थित कर दिया। राम के वनगमन के अन्य माताएं और अयोध्या के सभी
नगरवासी अत्यंत दुखी थे। इस पाठ के अगले अंश में गीतावली के 2 पद है। इस पाठ के अगले अंश में गीतावली के 2 पद दिए गए हैं, जिसमें से प्रथम पद में राम के वनगमन के बाद माता कौशल्या के हृदय की विरह वेदना का वर्णन किया है। मतलब कि राम जब वनगमन हुए तब माता जो कौशल्या थी उनकी विरह वेदना का वर्णन किया गया है। दूसरी, वही राम की वस्तुओं को देखकर उनका स्मरण करती है। मतलब जो माता कौशल्या है वो राम की वस्तुओं को देखकर उनका स्मरण करते हैं, उनको याद करती है और बहुत दुखी हो जाती है। दूसरे पद में कौशल्या राम के वियोग में दुखी अश्वों यानी घोड़ों को देखकर राम के एक बार पुनः अयोध्यापुरी आने का निवेदन करती है। नेक्स्ट पार्ट है 12 मास। पाठ्य पुस्तक में जायसी की प्रसिद्ध रचना पद्मावत के 12 मासा के कुछ अंश दिए गए हैं। प्रस्तुत पाठ में कवि ने नायिका नागमती के विरह का वर्णन किया है। कवि ने शीत के आगमन से पौष माह में नायिका की विरह दशा का चित्रण किया है। प्रथम अंश में प्रेमी के वियोग से नायिका विरह की अग्नि में जल रही है। मतलब जो नायिका है वो प्रेमी से वियोग हो गई यानी बिछड़ गई है, इस कारण से वह विरह की अग्नि में जल रही है और भंवरे तथा काग यानी कोए के समक्ष अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए नायक को संदेश भेज रही है। द्वितीय अंश में विरहिणी नायिका के वर्णन के साथ साथ शीत से उनका शरीर कांपते यानी सर्दी से उनका शरीर कांपने तथा वियोग से हृदय कांपने का सुंदर चित्रण है। चकई और कोकिला से नायिका की विरह की तुलना की गई है। चकई और कोकिला से उनकी क्या की है, तुलना की गई। नायिका विरह से संग के समान हो गई है। तीसरे अंश में माघ महीने में जाड़े की कांपती हुई नागमती की विरह दशा का वर्णन है। वर्षा का होना तथा पवन का बहना भी विरह ताप को बढ़ा रहा है। अंतिम अंश में फाल्गुन मास जो होता है उन चलने वाली पवन झकोरे शीत को चौगुना बढ़ा देती है। सभी फाग खेल रहे हैं परंतु नायिका विरह ताप में और अधिक संतप्त होती जा रही है। अगला पाठ है पद। इस पाठ्य पुस्तक में विद्यापति के 3 पद दिए गए हैं। इस पाठ्य पुस्तक में विद्यापति है, कवि है, उनका नाम है और इसमें इनके कितने पद दिए गए हैं, 3। पहले में विरहिणी के हृदय में उद्गार को प्रकट करते हुए उन्होंने अत्यंत दुखी और कातर बताया है। पहले में विरहिणी को हृदय के उद्गार का प्रकट करते हुए उन्होंने अत्यंत दुखी बताया है, यानी जो विरहिणी उसको दुखी बताया और कातर बताया है। उनका हृदय प्रीतम को हर लिया है। उनका हृदय जो है प्रीतम द्वारा हर लिया गया है, यानी प्रीतम ने चुरा लिया है और प्रीतम गोकुल छोड़कर मधुपुर जा बसे हैं। जो प्रीतम है उनके वो गोकुल को छोड़कर कहाँ पे चले गए, मधुपुर। कवि ने उनके कार्तिक मास में आने की संभावना प्रकट की है। कवि ने उनके कार्तिक महीने में आने की संभावना। दूसरे पद में प्रियतमा सखी से कहती है, मतलब जो प्रियतमा उनके मित्र से महिला मित्र से कहती है कि मैं जन्म जमांतर में अपने प्रीतम का साथ ही देखती रही, मतलब प्रीतम का साथ ही देखती रही। अभी तक नेत्र संतुष्टि नहीं हुई है। उसके मधुर बोल कानों में गूंजते रहते हैं। उसके जो मधुर बोल है वो कानों में गूंजते रहते हैं। तीसरे पद में कवि ने विरहिणी प्रियतमा का दुख भरा चित्र प्रस्तुत किया है। दुख के कारण नायिका के नेत्रों में अंशु धारा बहे चली आ रही है, यानी विरहिणी प्रियतमा का दुख भरा चित्रण करती है। दुख के कारण क्या होता है, नायिका के नेत्र में अंशु धारा बहती चली जा रही है, जिससे उसके नेत्र खुल नहीं पा रहे हैं। वह विरह में क्षीण होती जा रही है। वह विरह में दुखी रहती क्षीण होती जा रही है, यानी पतली होती जा रही है, मतलब पीड़ा में है, बहुत दुखी है, रो रही है। अगली कविता है कवित्त। प्रस्तुत पुस्तक में कवि घनानंद के 2 कवित्त दिए जा रहे हैं। कवित्त में कवि ने अपनी प्रेमिका सुजान के दर्शन की अभिलाषा प्रकट की है। मतलब उनकी जो प्रेमिका है सुजान, उनकी दर्शन की अभिलाषा प्रकट करते हुए कहा है कि सुजान के दर्शन के लिए ही ये प्राण अब तक अटके हुए हैं। हमारा गद्य खंड है, इसको हम पार्ट 2 में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।